हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। माई सेल्फ गणेश कुमार। तो एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मांग की अवधारणा का टॉपिक लेकर। हम कंसेप्ट ऑफ डिमांड कर रहे थे, उसका अगला भाग है जो हम इसके अंदर करेंगे। तो हमने अभी तक मांग का सिद्धांत है उसको अच्छे से देख लिया, हमने थ्योरी ऑफ डिमांड को इजीली डिस्कस कर लिया। और उसमें से कुछ पार्ट है जो जैसे मान लीजिए डिमांड फंक्शन एंड उसके साथ साथ में कुछ और कंसेप्ट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली है जो आपके एग्जाम के अंदर है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड में है जो आपका डिमांड कर्व से बनेगा। ठीक है, डिमांड कर्व मतलब मांग वक्र से एक आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। एक आपका इसमें एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो एक्सेप्शंस है उसके इसमें भी है जो ये बन सकता है। और उसके अलावा अजम्पशन से भी है क्वेश्चन है जो बनने की पॉसिबिलिटीज है। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ से भी बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा हमने उसके कुछ ये वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसके कुछ हमने रीजंस किए थे। तो वो भी है जो आपका स्लोपिंग। तो ये भी है जो आपका पूछा जा सकता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, रीजंस इसके कुछ दे सकता है। तो इससे मोटा मोटी दो तीन तरीके के क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड से। तो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से आगे और क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं, या डिमांड फंक्शन से व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले डिमांड फंक्शन से, जिसको हिंदी में बोला जाता है मांग फलन। मांग फलन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन शोज the relationship between dependent variable and independent variable। तो dependent variable आपका क्या होगा? डिमांड। इट मीन्स डिमांड इट्स डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड पी वाई है जो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और यहाँ पर पी सी टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड ए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये एक तरीके से निर्भर चर है। क्या है? निर्भर चर है। निर्भर चर है। और ये किससे प्रभावित होता है? ये इनसे प्रभावित होता है। यहाँ पर जो भी आइटम्स दे रखे हैं, यहाँ पर जो भी फैक्टर्स दे रखे हैं, इनको भी एक चर कहा जाता है। लेकिन मांग की हिसाब से अगर देखा जाए, इनके बीच में जो फलनात्मक संबंध है उस तरीके से देखा जाए तो ये क्या है? एक तरीके से स्वतंत्र चर है। क्या है? स्वतंत्र चर है। ठीक है, तो मांग है जो इन स्वतंत्र चरों पर निर्भर करती है। कि मान लीजिए ये तो आपका है जो एक डिमांड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये स्वतंत्र चर है तो ये आपका डिमांड फंक्शन बन जाएगा। मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस होने पर डिमांड का जो मांग वक्र है, मतलब जो डिमांड कर्व है उसके ऊपर ही एक डिमांड कर्व पर मूवमेंट होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में यहाँ पर हम सपोज ये मान लेते हैं, ये आपका यहाँ पर तो क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हम प्राइस ले लेते हैं, कीमत ले लेते हैं। इधर हमने क्या ली है? मांग मात्रा ली है। ठीक है, और यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट है। सपोज ये P1 P2 और ये Q1 Q2 है। और यहाँ पर A और B ये डाल दीजिए, और D है जो डिमांड कर्व है। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स मतलब इसमें कुछ चेंज होगा। जैसे P1 से P2 प्राइस हो जाएगी, कम हो जाएगी प्राइस है जो। जैसे ही कीमत कम होगी, कीमत कम होने पर क्या हो जाएगा? ये आपकी है जो मांग मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरे केस में क्या होगा? बाकी वाली जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की आय है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, और ये PC है, ये T है, A है, इनके अंदर चेंजेस होगा तो ये डिमांड कर्व
आउटसाइड मतलब कह सकते हैं अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड है जो ये शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड फंक्शन को या डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं, डिमांडेड क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, इस पर क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। तो एक तरीके से ये एक डिटर्मिनेंट्स हुए, ये एक तरीके से मांग के क्या है, निर्धारक है, ठीक है। तो यहाँ पर मांग को निर्धारित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक कौन से हैं, विच आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड। तो यहाँ पर ये आप बता सकते हैं, ठीक है। हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। dx क्या दे रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट x, x कमोडिटी की है जो डिमांडेड क्वांटिटी क्या है वो dx से शो हो रही है। px is the price of commodity and m is the money income of the consumer, ये कंज्यूमर की इनकम है। py is the price of its substitutes and pc is the price of its complementary। तो इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना चाहो तो pr लिख सकते हो, मैंने इसको py मीन्स सब्स्टिट्यूट्स गुड्स एंड c मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। सो यहाँ पर इसका मतलब है कि py इज द प्राइस ऑफ मतलब स्थानापन्न वस्तु की कीमत, स्थानापन्न वस्तु की कीमत, और यहाँ पर है पूरक वस्तु की कीमत, पूरक पूरक वस्तु की कीमत, ठीक है। तो ये पीसी है जो पूरक वस्तु की कीमत है, इट मीन्स प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड नेक्स्ट वन इज टी, टी इज shows here taste and preferences of the consumer, and A is the advertisement expenditure also affect the demanded quantity of a product, clear। तो एडवर्टाइजमेंट जो आपका विज्ञापन खर्च है, विज्ञापन खर्च या विज्ञापन व्यय है, इसको हिंदी में विज्ञापन विज्ञापन व्यय बोला जाता है। ये भी है जो हमारी मांग मात्रा को क्या करता है, मांग मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। जैसे आपने कोई विज्ञापन देख लिया तो आप मार्केट के अंदर जाओगे और उस कमोडिटी को सेल करोगे। मान लीजिए आप नहीं कर रहे हो, आप सारे स्टूडेंट हो, लेकिन जिनके पास में अच्छी खासी इनकम है, सोर्सेज हैं, और जो जॉब में लगे हुए हैं, तो उनको जैसे ही एड दिखता है तो वो क्या करते हैं, परचेज करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट सोर्सेज है, ठीक है। आई होप ये वैकेंसी आपको भी ये प्रोवाइड करे, तो आप इसमें लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, तो ये भी आपका है जो नंबर ला के दे सकती हैं और आपका सिलेक्शन करवा सकती हैं आपकी स्टडी। अब हम कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, अभी जो हमने डिमांड फंक्शन के अंदर देखा था, हमने ये देखा था dx इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x कमोडिटी एंड M is the income of the consumer, PR it's the price of related goods, related goods में हमने PY and PC देखा था कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका डिमांड फंक्शन है, ठीक है। अब इस डिमांड फंक्शन के अंदर सारी चीजें क्या एक्सप्लेन कर रही है, डिमांड कर्व चेंज कैसे कैसे डिटरमाइन होती है डिमांड, तो इसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आपसे पूछा गया था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसमें से देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और यहाँ पर आप गुड भी लिख सकते हैं, एंड डिमांडेड क्वांटिटी फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज पूछी जाएगी आपको कि यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी है जो किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करती है, हाउ द डिमांड को अफेक्ट फ्रॉम द चेंज इन प्राइसेस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन और मिल सकते हैं कि ये इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिल सकता है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पर कह सकते हैं आउटवर्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ये भी आपको है जो पूछा जा सकता है, या डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ठीक है। ये आपको बोला जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर किसी भी कमोडिटी की है जो प्राइस इंक्रीज होती है तो उस केस में है जो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर ये इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांसन
एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन, इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी मांग मात्रा के बीच में है जो क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। तो ये मांग को है जो मांग वक्र को शिफ्ट नहीं करती है। अंडर दिस when price change then consumer movement on same डिमांड कर्व, मतलब कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता एक ही मांग वक्र पर है जो अगर कीमत बढ़ती है तो वो मांग मात्रा को कम खरीदेगा और कीमत घटती है तो मांग मात्रा को है जो ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी की राइज हो जाती है तो देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी दैट इज डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज डिक्लाइन देन द क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी दैट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स की प्राइसेस में चेंजेस होने पर है जो इसको क्या बोला जाता है, अदर गुड्स की प्राइसेस। जैसे मान लीजिए सपोज वी हैव द गुड एक्स, द डिमांड फॉर गुड एक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ अदर गुड वाई, इट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस डिमांड। अब डिपेंड करता है कि दूसरी कमोडिटी है जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तु है या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इट मीन्स वो स्थानापन्न वस्तु है, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए अदर कमोडिटी की प्राइसेस भी है जो इसको अफेक्ट करती है। किस तरीके से करती है हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया कि पी आर दैट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और अदर गुड्स हम कह सकते हैं, जैसे भी यहाँ पर अदर गुड्स और हम यहाँ पर लिख देते हैं रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। और संबंधित वस्तुएं कौन सी है, एक तो आपकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत और इसको है जो सब्स्टिट्यूट गुड बोल सकते हो आप, और दूसरी है जो पूरक वस्तु है, कौन सी है, पूरक वस्तु, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, तो ये दोनों है जो इस केस में हो सकता है। अब इनके साथ में है जो क्या बिहेव होगा हम देखते हैं। तो पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड होती क्या है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बात करूं कि मान लीजिए कोई ऐसी कमोडिटी है जो बहुत ही महंगी है, तो आप क्या करोगे, उसके ही जैसी दूसरी है जो आपके उसके ही जैसी दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को आप परचेज करोगे। ये अगर बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो उसके ही जैसी है जो दूसरी कमोडिटी को है जो आप यूज करते हो, मतलब इसकी जगह है जो आपने इसको यूज किया। तो एक तरीके से ये इसकी है जो क्या हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड हो गई, स्थानापन्न वस्तु हो गई, जो एक तरीके से अल्टरनेटिव गुड होती है, जो एक विकल्प के रूप में हम दूसरी वस्तु की जगह पर यूज करते हैं, अल्टरनेटिव टू वन अनदर इन कंजप्शन। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एक तो आपका टी और दूसरा है जो कॉफी हो गया। ठीक है, दो एग्जांपल है। अब मान लीजिए चाय की कीमत है जो यहाँ पर कम हो जाती है, तो उसके साथ साथ है जो इस वाई कमोडिटी को, हम कॉफी को वाई मान लेते हैं, वाई की है जो मांग मात्रा भी कम हो जाएगी, डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ कॉफी also declined because of when the price of tea is declined then the quantity demanded of tea is increases। ठीक है, अगर ये सस्ती होती है तो इसकी मांग मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी वस्तु की तुलना में है जो इसकी कीमत है जो कम हुई है, तो इसकी मांग मात्रा है जो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। तो इनको हम क्या कहेंगे, स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। तो आप यहाँ पर है जो बहुत सारी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल व्हीट एंड राइस हो गया, इंक पेन एंड बॉल पेन, मारुति कार एंड जैन कार हो गई, पेप्सी एंड कोका कोला हो गया, लक्स सुप्रीम एंड लाइफ बॉय गोल्ड, ये साबुन आते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्राइस ऑफ कॉफी दे रखा है और द क्वांटिटी ऑफ कॉफी दे रखा है, इसके टर्म्स में है जो आपको बताया गया है। चाय की कीमत है जो हम इनिशियली यहाँ से मानते हैं कि सपोज चाय की कीमत है जो क्या है, 200 रुपए है। चाय की कीमत यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, सपोज चाय की कीमत है जो यहाँ पर मान लीजिए 200 रुपए है।
ठीक है। अब 200 रुपए चाय की कीमत होने पर P1 कॉफी की प्राइस पर हम कॉफी की है जो C1 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पर चाय की कीमत 200 से 250 हो जाती है, मतलब चाय की कीमत बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ साथ में है जो कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड है जो इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉफी की कीमत, मतलब कॉफी की प्राइस है जो चाय की तुलना में क्या हो गई? चाय की तुलना में है जो कम हो गई। चाय की तुलना में क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि ये कॉफ़ी की तुलना में चाय की कीमत बढ़ गई पहले से, तो इसलिए हम कॉफ़ी की माँग मात्रा है जो ज़्यादा लेंगे, और यहाँ पर दूसरी कमोडिटी जैसे चाय है, तो चाय की माँग मात्रा है जो कम कर देंगे। तो यहाँ से डिमांड कर्व है जो, ये डी डिमांड कर्व है जो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? D1 पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में है जो क्या होता है कि किसी एक सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांडेड क्वांटिटी, सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांडेड क्वांटिटीज अगर इंक्रीज हो जाती हैं, देन डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम देयर इनिशियल प्लेस टू अनदर प्लेस, which is D1 to D2 D1। ओके, सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होने पर दूसरी कमोडिटी के कंपैरिजन में वो कमोडिटी है जो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, इसलिए जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है जो सस्ती है, उस कमोडिटी की है जो डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस एंड उसकी कमोडिटी में। तो यहाँ पर हमने एक आपकी एक्स गुड ली है आपने, और दूसरी वाई गुड ली है, ठीक है। अब एक्स गुड की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, तो वाई गुड की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्स गुड की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, तो एक्स गुड की कमोडिटी की प्राइस और एक्स कमोडिटी की डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। और आप यहां देखोगे तो एक्स कमोडिटी की प्राइसेस और वाई कमोडिटी की डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब सकारात्मक, या फिर आप इसको धनात्मक संबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। धनात्मक संबंध भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप अगर चाहो तो ये देख सकते हो, जो बुक में एक दूसरे के विकल्प हैं, तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, और इसको आप है जो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी पढ़ना है वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है। ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को जरूर याद रखना। फिर है हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? मतलब जो पूरक वस्तु है, वो पूरक वस्तु क्या होती है? किसकी बात कर रहे हैं हम? पूरक वस्तु की बात करते हैं। मतलब ऐसी वस्तु जिसका कंजप्शन क्या हो? जॉइंट कंजप्शन हो। क्या हो? जॉइंट कंजप्शन हो, मतलब उस अकेली को हम है जो कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे आपके मान लीजिए जूते, जूते हैं जो हम सिर्फ एक जूते को यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं? इसके पेयर को यूज करते हैं, दो जूतों को यूज करते हैं। तो लेफ्ट पेयर का मतलब लेफ्ट फुट का शू और राइट फुट का शू, ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों का है जो हम साथ में यूज करते हैं। तो इसलिए ये आपका शू पेयर है, ये भी एक तरीके से क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। दूसरा है जो जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल एंड बाइक ले लिया, पेट्रोल एंड बाइक ले लिया, तो ये भी एक तरीके से क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि बिना बाइक के पेट्रोल कोई काम का नहीं है। मुझे पता है कि ये कार में भी आता है, बाकी ठीक है, लेकिन हम बाइक के एग्जांपल में देख रहे हैं, ठीक है। तो बाइक के बिना, एक इस व्हीकल के बिना है जो पेट्रोल कोई काम का नहीं है, और इस बाइक के बिना है पेट्रोल कोई काम का नहीं है, और पेट्रोल के बिना है जो ये बाइक भी कोई काम की नहीं है। तो इस तरीके से इन दोनों का है जो जॉइंट कंजप्शन हो सकता है, ठीक है। जॉइंट का आज का एग्जांपल मैं अभी अभी का प्रेजेंट एग्जांपल दूं आपको। तो पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, क्या हो रहा है? पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि आप पिछले साल की तुलना करेंगे, तो पिछले साल है जो कोविड को आप देख छोड़ दीजिए, नॉर्मल सिचुएशन ले लीजिए, कोई भी साल ले लीजिए। तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, तो क्या है? व्हीकल्स की, मतलब स्पेशली जो बाइक है और किसी में पेट्रोल डीजल चलता है, और दूसरे व्हीकल्स हैं, उन सारे व्हीकल्स की है जो डिमांड क्या होगी? डिक्लाइन होगी।
रीजन क्या है? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया तो इनकी मांग कम हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कार है, ठीक है? ये कार की क्वांटिटी है। इनिशियली आप है जो कार की क्वांटिटी यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर इनिशियल प्राइस है जो पेट्रोल की 35 रुपए है। तो 35 रुपए होने पर आप कार है जो P1 प्राइस है जो कार की है और C1 है जो डिमांडेड क्वांटिटी है कार की, ठीक है? OC1 है जो ये कार की मांग मात्रा है, डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ कार, एंड यहाँ पर ये प्राइस है कार की OP1। अब पेट्रोल की प्राइस है जो 35 रुपए से इंक्रीज होकर 40 रुपए हो जाती है, मतलब 40 रुपीज व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड फ्रॉम 35 रुपीज टू 40 रुपीज पर लीटर, देन क्या होगा? तो यहाँ पर है जो कार की डिमांडेड क्वांटिटी है जो कम हो जाएगी, कार की डिमांडेड क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। द डिक्रीज्ड OC1 टू OC2, ये है जो आपका ये वाला पार्ट है जो मार्केट के अंदर खत्म हो जाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे? कि पेट्रोल है जो पहले से महंगा हो गया तो कारें लोग है जो कम परचेज करेंगे, ठीक है? समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर आप पेट्रोल और कार दोनों का एग्जांपल लेते हो। जैसे पेट्रोल को हम पीपी, पेट्रोल की प्राइस जैसे ही बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार है जो डिक्लाइन, और पेट्रोल की जैसे ही प्राइसेस है जो कम होगी तो उसके साथ में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स इज इंक्रीज्ड। तो इनके बीच में क्या है? एक ऋणात्मक संबंध है। क्या है? ऋणात्मक संबंध है। देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है? तो अब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल ये भी डाउन होगी, और उस केस में है जो आपकी ये क्या होगी? इसके साथ साथ में ये डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड आल्सो डिक्रीज्ड, ठीक है? तो दोनों केसेस में आपको है जो नेगेटिव रिलेशन, ऋणात्मक संबंध देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसका हिंदी में भी दे रखा है, आप लिख देख लीजिए। जैसे चाय और शुगर है, मतलब चाय और चीनी दोनों को है जो हम साथ में यूज करते हैं। कार पेट्रोल हो गया, कलम और स्याही स्याही हो गया, ठीक है? मतलब पेन एंड इंक हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, सिगरेट एंड सिगरेट लाइटर हो गया, सिगरेट एंड सिगरेट लाइटर हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर एंड कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। तो ये आपकी इस तरीके के एग्जांपल्स हैं जिनको हम कंबाइन यूज करते हैं, संयुक्त उपयोग होता है जिनका, ठीक है? संयुक्त उपभोग या उपयोग होता है, आप जो भी बोलो। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की इनकम, ठीक है? कंज्यूमर की इनकम, तो कंज्यूमर की इनकम जैसे मैंने पिछले सारे आपको बताए हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे कमोडिटी की प्राइसेस चेंज होती हैं, कमोडिटी की प्राइसेस चेंज होती है, तो हम एक ही मांग वक्र पर है जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। मान लीजिए वो प्राइस है जो कम हो जाती है तो हम नीचे आ जाते हैं, डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम वापस ऊपर ए पॉइंट पर चले जाते हैं, अदरवाइज कम होने पर बी पर आते हैं। तो हमारा मांग वक्र एक ही है। लेकिन दूसरे केसेस में अदर गुड्स जैसे रिलेटेड गुड्स है, तो सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर क्या है कि मांग वक्र है जो नया बन रहा है, दूसरा शिफ्ट हो रहा है। प्राइस वही है, कीमत वही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड की कीमत में चेंज होने पर है जो आपका मांग वक्र है जो शिफ्ट हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स अदर रिलेटेड गुड्स के केस में मांग वक्र शिफ्ट हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुओं के केस में भी है जो डिमांड का वो ऑल्सो शिफ्टेड, एंड जो आपका पूरक वस्तु के केस में भी मांग वक्र है जो स्थानांतरित हो रहा है। फिर आपकी उपभोक्ता की आय की बात करते हैं। तो उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है, आय बढ़ने पर क्या होगा? मांग वक्र है जो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? आय बढ़ने पर है जो मांग मात्रा बढ़ेगी। लेकिन ये नॉर्मल गुड के केस में ही होगा, हर गुड के केस में है जो नहीं होगा। जैसे इंफीरियर गुड हो तो उस केस में ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ध्यान रखना। तो ये नॉर्मल गुड के केस में है जो ज्यादातर ये होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर है जो मांग वक्र बाहर की ओर शिफ्ट होता है और कम होने पर अंदर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। व्हेन इनकम, वाई से इंडिकेट कर रहा हूं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड
and when the income of the consumer declined, the demand curve shift inward. ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है, जिनकी मांग है जो आय बढ़ने पर बढ़ती है वो सामान्य वस्तु कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया कि वस्तुएं है जो सामान्य होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा, नॉर्मल है जो नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा, नॉर्मल गुड के केस में ये होगा कि इनकम बढ़ने पर, वाई है, इनकम बढ़ने पर इसकी डिमांडेड क्वांटिटी है जो क्या हो जाएगी, डिमांडेड क्वांटिटी है जो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल गुड के केस में ये होता है। और आय कम होने पर, इनकम व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्लाइन, द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी आल्सो डिक्लाइन। तो यहाँ पर नॉर्मल गुड में इनकम इनकम और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में है जो, जब किसी कमोडिटी की डिमांड इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड क्या है, कम हो जाती है। इंफीरियर मतलब घटिया से भी घटिया वस्तु, सॉरी घटिया वस्तु, घटिया से भी घटिया है जो गिफन होती है, और घटिया वस्तु है जो आपकी इंफीरियर गुड्स, जिसको हिंदी में घटिया वस्तु बोलते हैं। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉल्स, तो डिमांड है जो उसकी कम हो जाती है, उसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। जैसे मोटे अनाज हो गए, मतलब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर है जो वो क्या करता है, मोटे अनाज से गेहूं की ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल गुड के केस में उपभोक्ता की आय बढ़ने पर है जो मांग वक्र है जो कहां पर है, जो आउटवर्ड शिफ्ट होता है, बाहर की ओर आउटवर्ड शिफ्ट होता है। और अगर उपभोक्ता की आय इंक्रीज होती है और वो गुड है जो इंफीरियर है, देन डिमांड कर्व शिफ्टेड इनवर्ड, डिमांड कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये आपका इंफीरियर गुड के केस में शिफ्टिंग है, ये नॉर्मल गुड के केस में शिफ्टिंग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं, ये आप इसकी हिंदी देख लीजिए। जिनकी मांग आय बढ़ने पर घटती है उसको घटिया वस्तु बोलते हैं। ये ऐसे रिलेशन ही पूछेगा और ज्यादा है जो टफ नहीं पूछेगा। फिर है उसके कुछ और तरीके हैं, जैसे कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीज होंगे, कंज्यूमर का है जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीज होने पर ये मांग वक्र है जो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज होगा तो बाहर की ओर शिफ्ट होगा, अगर डिक्रीज होता है तो वो इस तरीके से शिफ्ट होता है D2 पर, ये D1 पर, ये D है। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिक्लाइन होने पर मतलब इच्छा नहीं होती परचेज करने की, प्राथमिकता नहीं देता है उस कमोडिटी को, तो उसका मांग वक्र अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्राथमिकता ज्यादा देता है तो वो मांग वक्र बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर्स। मतलब कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, जब फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हो, मतलब ये उपभोक्ता को ये लगता है कि भविष्य में है जो इसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो एकदम से जो ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, ये क्या होगा, हो जाएगा, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कीमत तो वही रहेगी, लेकिन उसके साथ-साथ में है जो उसकी माँग क्या होगी, पहले की तुलना में माँग मात्रा है जो बढ़ जाएगी, Q1 से बढ़कर Q2 हो जाएगी। और फ्यूचर मतलब के कीमतें महँगी होने वाली, या युद्ध या और कई भी तरीके का संकट है, तो उस केस में ये डिमांड कर्व D से D1 शिफ्ट हो जाएगा। और उनको लगता है कि सस्ती होने वाली है, तो ये क्या होगा, ये माँग वक्र है जो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो Q0 नॉट Q नॉट कर सकते हैं, तो इतनी ही डिमांड करेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये बिल्कुल ईजी है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है, रिलेशन बिल्कुल पता करना है, और ये कीवर्ड्स याद रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे बात करते हैं कि एक क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कि मांग वक्र पर मूवमेंट क्या होता है और मांग वक्र शिफ्ट होना क्या होता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखने पर हमें समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब मांग वक्र मतलब जो मांग मात्रा
कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तब हम मांग वक्र पर ही चलते हैं, उसके एक मांग वक्र पर ही मूवमेंट करते हैं। लेकिन अदर जो आपकी इनकम ऑफ द कमोडिटीज है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स हैं, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये अगर चेंजेस होते हैं तब मांग वक्र क्या होता है, शिफ्ट होता है। कौन से, ये वाले, ये चेंज होते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, सिटेरस पेरिबस। ठीक है, अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट। तो वो अदर थिंग्स वो है जो कांस्टेंट मान के फिर इसमें चेंज करता है, तब वो मांग वक्र के ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कॉज्ड बाय चेंज इन, इसका एक ही रीजन है कि अगर कीमत में परिवर्तन होने पर ही वो मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर है जो मूवमेंट कर सकता है, व्हेन अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये क्या करेगा, ये है जो जैसे ही प्राइसेस के अंदर चेंज होगा, देन द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी आल्सो चेंज्ड, एंड मूवमेंट इज ऑलवेज अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व पर है जो इसका मूवमेंट रहता है, और इसके लिए कोई नया डिमांड कर्व है जो ड्रॉ नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके डायग्राम्स को भी देखते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर किसी कमोडिटी की कीमत, किसी एक्स कमोडिटी है, उसकी कीमत अगर कम होती है तो मांग मात्रा है जो उसकी क्या बढ़ेगी, मांग मात्रा बढ़ेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांडेड क्वांटिटी, और इसको हम कहेंगे मांग में विस्तार। मांग में क्या है, विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांडेड क्वांटिटी या डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब किस वजह से हुआ, कीमत में परिवर्तन होने से हुआ, तो मांग में विस्तार हुआ। पहले कीमत 4 रुपए थी और ये कम होकर 2 रुपए हो गई, तो 2 रुपए होने पर ये आपकी 80 यूनिट से है जो मांग मात्रा बढ़कर है जो 100 यूनिट हो गई। तो किस वजह से भी, क्योंकि इस कमोडिटी की प्राइसेस है जो 2 रुपया और है जो डिक्लाइन होगी, 2 रुपीज प्राइसेस ऑफ दिस कमोडिटी इज डिक्लाइन। दैट्स व्हाई देयर इज B2C is the expansion of और extension of demand। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसने क्या किया, इनिशियली यहां से लिया है, इसने आपको समझाने के लिए है जो यहां से लिया है, कहां से, कि ए पॉइंट है, यहां पर सपोज ए पॉइंट दे रखा है, तो अगर मान लीजिए 3 रुपए से कीमत कम होती है, तो कम होती है ए से बी, ए से सी की तरफ जाना है जो एक्सपांशन ऑफ डिमांड है। मांग वक्र एक ही है, मांग वक्र दूसरा नहीं बन रहा है। और अगर 3 रुपए से 4 रुपए हो जाए तो ये मांग मात्रा 90 से 80 हो जाएगी। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, और इसको हम बोलेंगे मांग में संकुचन। क्या है, मांग में संकुचन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में या तो संकुचन होगा या विस्तार होगा। ठीक है, और इसके लिए कोई नया मांग वक्र नहीं बनता है। देयर इज नो वे ऑफ ड्रॉ ए न्यू डिमांड कर्व फॉर एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए इंक्रीज और डिक्रीज होना क्या होता है, मतलब जब जब डिमांड का शिफ्ट होता है तब क्या होती है, डिमांड है जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। इसको हिंदी में देखो, इसमें टर्मिनोलॉजी भी अलग है कि मांग में वृद्धि, इंक्रीज को वृद्धि, और मांग में है जो कमी, इसको है जो डिक्रीज होना बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो आपका है जो डायग्राम वही है, वही। तो शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स, प्राइस चेंज होने पर तो ये क्या होगा, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन होगा, मतलब मांग में संकुचन और विस्तार होगा, किससे, कीमत में परिवर्तन होने से। लेकिन कीमत के अलावा दूसरे फैक्टर है, जैसे उपभोक्ता की आय है, स्थानापन्न वस्तु की, उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इसमें संबंधित वस्तुओं की कीमत है, लाइक प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्थानापन्न और पूरक वस्तु की कीमतें, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में चेंज होता है। तो उस केस में मांग वक्र क्या होगा, शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने पर मांग में वृद्धि या कमी होगी। देख लेते हैं इसको भी एक बार। जैसे मांग में इंक्रीज, मतलब इंक्रीज इन डिमांड,
तो डिमांड मतलब कि एक गिवन प्राइस पर, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, गिवन प्राइसेस पर है जो अगर ज़्यादा डिमांड होती है उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। मतलब कि इसको हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में बोलेंगे माँग में वृद्धि। माँग में वृद्धि होगी लेकिन है जो कीमत क्या रहेगी? कीमत है जो वही रहेगी, कीमत है जो वही रहेगी। और सपोज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, मतलब कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाती है या फिर इनकम है जो डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। मतलब ये कुछ कारण है, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि ये केस कब हो सकता है कि मांग में वृद्धि कब हो सकती है, जब कोई वस्तु है जो नॉर्मल है और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, आय बढ़ती है। आय बढ़ेगी मतलब इफ द कंज्यूमर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, उस केस में डिमांड है जो इंक्रीज होगी, डिमांड का शिफ्ट होगा। सेकंड वन थिंग इज इफ द कमोडिटी इज इंफीरियर गुड्स एंड द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो उसके पास में है जो घटिया वस्तु लेने जितने ही पैसे होंगे, तो इसलिए डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस केस में भी है जो डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो दूसरी कमोडिटी जिसकी प्राइस है जो दूसरे की तुलना में, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड की तुलना में है जो कम है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। मान लीजिए एक्स कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, वाई कमोडिटी की है जो मांग मात्रा क्या है बढ़ जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की है जो प्राइस अगर डिक्लाइन होती है, जैसे कार और पेट्रोल, पेट्रोल कब सस्ता होगा तो कारों की है मांग बढ़ेगी, डिमांड फॉर डिमांडेड क्वांटिटी फॉर कार्स इंक्रीजेस। और कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनको लगे कि नहीं हमें ये कमोडिटी परचेज करनी है, उस केस में क्या होगा, डिमांड में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मांग वक्र पहले से जैसे ये दे रखा है, ये मांग वक्र है, यहाँ से शिफ्ट होकर ये मांग वक्र ऐसे हो जाएगा और ये आपका मूवमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। और ये आपका एक्सटेंशन और यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, संकुचन हो गया, इधर आ रहा है तो ये क्या हो गया, विस्तार हो गया, एक्सपांशन बोल सकते हो। ये केस किस केस में होगा, सिर्फ कीमत में परिवर्तन होने पर। बाकी सारे फैक्टर्स में परिवर्तन होने पर मांग वक्र शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट बाहर इंक्रीज के केस में है जो बाहर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये डायग्राम दे रखा है और डायग्राम पर है जो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जो डायग्राम अभी बनाया था वही डायग्राम है और उसी में है जो इस तरीके से डी से वो D1 पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये किस केसेस में होता है, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि इन अगर ये कारण होते हैं तो उस केस में मांग में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा डिक्रीज इन डिमांड है, तो उसका जस्ट उल्टा ले लेना आप, उसका जस्ट उल्टा। डिक्रीज क्या है, मांग वक्र है जो अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। किस वजह से होगा, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता उपभोक्ता की आय, जैसे नॉर्मल गुड है तो उपभोक्ता की इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स अगर डिक्लाइन होगी, और इन्फीरियर गुड है तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होगी। मतलब इनकम है, एम कर देता हूँ, इनकम है जो इंक्रीज होने पर डिमांडेड क्वांटिटी डिक्लाइन होगी। और अगर इन्फीरियर गुड है, ये किस केस में होगा, नॉर्मल गुड के केस में होगा। और इन्फीरियर मतलब घटिया वस्तु है तो उपभोक्ता की जैसे ही इनकम है जो इंक्रीज होगी, तो ये उसकी कम, क्योंकि घटिया वस्तु क्यों खरीदेगा, जब इनकम उसकी बहुत ज्यादा हो रही है तो वो नहीं खरीदेगा। और दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड की, कमोडिटी की प्राइस है जो डिक्लाइन हो जाती है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है जो डिक्लाइन होती है, तो उस केस में भी है जो डिमांडेड क्वांटिटी डिक्लाइन होती है, क्योंकि वो उस कमोडिटी की बिना, मतलब जैसे चाय की कीमत कम हो जाए कॉफी की तुलना में, तो चाय की मांग बढ़ेगी, कॉफी की थोड़ी बढ़ेगी, तो ये भी मांग कम होगी। फिर उसके बाद में है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की है जो कीमत बढ़ जाए, कॉम्प्ली जैसे पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा
होगा तो कारों की माँग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये वही कारण है, उसके जस्ट आप उल्टे कर देना, तो आपको है जो ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सटीक मिलेगा। तो ये आपका माँग का चैप्टर है जो लगभग कंप्लीट हो गया। माँग की अवधारणा है जो कंप्लीट हो गई, इससे बात डेफ़िनेटली नहीं जाएगा, आपको एग्ज़ाम्पल देखने हैं, आपको समझने हैं, कांसेप्ट समझोगे तो आपको डेफ़िनेटली आप 100% इसका करेक्ट सॉल्यूशन निकालोगे। अदरवाइज़ आपके कुछ मिसमैच हो सकता है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और अपने स्टेटस पर भी इसको लगाइए, जिससे दूसरे लोगों को इसका लाभ मिल सके, जिसको भी ज़रूरत है, तो वो भी देखेगा। आप आपके थ्रू उनको पता चलेगा कि हाँ, ये ऐसे कोई वीडियोज़ है जो बनाता है, तो आप उनको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू सो मच।